नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के नए यूट्यूब चैनल माही सर पर। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेट 1 है आपका ऑफिशियल जैक बोर्ड से जो रिलीज हुआ है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो सबसे पहले ये देखिए कि जैव संसाधन किसे कहते हैं हम लोग बच्चों। जैव संसाधन जो जीवो जैव मंडल से प्राप्त होता है। जो किससे प्राप्त होता है? जैव मंडल से, है ना। जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी जल, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सूर्य ताप, उसके बाद फिर है लौह अयस्क। तो देखिए, जैव मंडल से हमें क्या प्राप्त होता है? मनुष्य प्राप्त होते हैं, वनस्पति प्राप्त होते हैं इत्यादि। तो आपका ऑप्शन नंबर उसमें ये करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य। क्योंकि सूर्य ताप हमें जैव मंडल से प्राप्त नहीं होता है, लौह अयस्क भी प्राप्त नहीं होता है, जल भी प्राप्त नहीं होता है। जैव मंडल से जो प्राप्त होता है वह होता है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए? मतलब मानव जीवन की जो गुणवत्ता है और विश्व में पूर्ण रूप से शांति बनाए रखने के लिए हमें संसाधनों को समाज में कैसे बांटा जाना चाहिए? अमीरी के हिसाब से नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। गरीबी के हिसाब से ये भी नहीं। सरकार के हिसाब से ये भी नहीं। सरकार फिर अपने मन से जो चाहे जैसा कर सकती। न्याय संगत ढंग से हमें बांटना चाहिए संसाधनों को, न्यायपूर्ण तरीके से, जिसको जिस तरह का ज़रूरत है उस प्रकार से। नेक्स्ट है, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आते हैं? जो निकोबारी कबूतर हैं ये भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, मालाबार तट में, है ना। तो ये जो है किस जातियों की श्रेणी में आते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ये है सामान्य जातियाँ नहीं, दुर्लभ जातियाँ नहीं। ये तो दुर्लभ भी नहीं है ना ही सामान्य। स्थानिक जातियाँ एक स्थान पर टिके होते हैं भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से 3 ऑप्शन सही है, बाकी एक ऑप्शन गलत है, तो आपको उसको चुनना है। तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, आपको याद करवाने के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा है। महानदी हीराकुंड परियोजना बिल्कुल सही है, महानदी पर ही है हीराकुंड परियोजना। टांका भूमिगत जल टैंक, टांका वही हो गया आपका टैंक, है ना। तो भूमिगत जल टैंक ये भी बिल्कुल सही है। इल्तुमिश हौज खास, ये अभी इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। गंगा भाखड़ा नांगल नंगल परियोजना, तो गंगा नदी पर देखिए चंबल परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना नहीं है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, इल्तुमिश हौज खास हो जाएगा, जबकि ये सुमेलित नहीं है, यानी कि इसका 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो ये तो आप सभी को जानते होंगे कि रबी फसल जो है वो अधिकतर क्या, रबी फसल को जो बोया जाता है वो ठंड के दिनों में शीत ऋतु में बोया जाता है, जबकि खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पर रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो रबी फसल शीत ऋतु में बोया जाता, मतलब 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? जो हम लोग चाय की खेती करते हैं वह किस प्रकार की कृषि है? जीवन निर्वाह, ऑप्शन बी प्रारंभिक कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी झूम कृषि। तो इसमें जो आपका चाय है उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि का वो उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज? देखिए, आप ये नाम से नहीं पहचान पाइएगा, लेकिन याद रखिएगा नोवा मुंडी जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम में, और पश्चिमी सिंहभूम जो है वह लौह अयस्क के लिए विख्यात है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है? मतलब किसका जो परिवहन होता है वो पाइपलाइन के द्वारा होता है? पानी का, कच्चा तेल का,
पेट्रोलियम उत्पाद का या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसमें सभी चीज़ों का जो परिवहन होता है वो पाइपलाइन के द्वारा होता है। पानी का भी होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोलियम उत्पाद का होता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की जो 22 प्रमुख भाषाएं हैं, जो प्रमुख 22 भाषा है, वो संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन ये है 8वीं अनुसूची। हाँ, तो इसी में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में ही। आपको ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 8वीं अनुसूची में ही रखा गया है। उसके बाद है 9वीं, 7वीं, 6ठी, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? देखिए बोल रहा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 ही सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर परसेंटेज में बोलिएगा तो 5% से भी कम। उसके बाद है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1968 से 1974, 1954 से 1968, 1974 से 1980 और 1980 से 1988। आप इसको पढ़े होंगे अश्वेत क्रांति में, वो जॉन कार्लोस वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था वो हो जाएगा 1954 से 1968 तक। मतलब 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना % है? तो देखिए महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 5% है, 4% है, या 14% है, या 5% से भी कम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता रखा था कि 5% से भी कम है विधानसभा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय शासन व्यवस्था? द्विदलीय मतलब यानी कि 2 दल हैं। भारत नहीं, अमेरिका हाँ, अमेरिका में ही है द्विदलीय शासन व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? जो राजतंत्र चल रहा था पहले, तो नेपाल में राजतंत्र को कब खत्म कर दिया गया? ऑप्शन ये 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। मतलब 14 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15, बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया? जो बोल्विया में पानी का निजीकरण हो रहा था, ये सब आपका 9 क्लास से भी बहुत सारा क्वेश्चन मेल खा रहा है ना सिविक्स में। तो आप उसको 9 क्लास के सिविक्स को थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा कि बोल्विया में जो पानी का निजीकरण हो रहा था, यानी कि जो प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा था, प्राइवेट कंपनियों को जो दिया जा रहा था, उसमें लोगों को नहीं दिया जा रहा था अच्छे से पानी। तो उसके खिलाफ आंदोलन का अगुवाई किस संगठन ने शुरू किया था? फेडेकोर, या नेपम, या बामसेफ, या फिर कांग्रेस? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फेडकोर ने किया था। ठीक है, जो 9 क्लास पढ़े होंगे अच्छे से उसको तो ये पता ही होगा। अगला है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो केरल में आज बच्चों का मौत अब कम होने लगा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, ऑप्शन बी उत्तम परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन डी उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए शिशु मृत्यु दर कम कब होगा? जब वहाँ के लोग क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, साथ में उन लोगों के भीतर में स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खासी जानकारी होगा। तो ये हो जाएगा आपका सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? कौन संगठित क्षेत्र में नियोजित है? ऑप्शन ए कृषि मजदूर। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसका परमानेंट काम होता है, काम का घंटा निश्चित होता है, पगार टाइम पर मिलता है, प्लस में उसको बीमा जैसे सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो कृषि मजदूर को ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बहुराष्ट्रीय कंपनी में स्थायी कर्मचारी। उसके बाद फिर है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
लघु उद्योग के श्रमिक, और ऑप्शन डी कबाड़ी वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा जो आपका उधर दिया था बहुराष्ट्रीय कंपनी में अस्थाई कर्मचारी। अस्थाई कर्मचारी मतलब परमानेंट है, तो परमानेंट है तो उसको हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, उसको उसका काम का घंटा निश्चित होगा, महीना वाइज महीना तनख्वाह भी मिलते जाएगा, उसका इंश्योरेंस भी करा रखा गया होगा, और भी सारे जितने भी होते हैं पेंशन का बात तो वो भी मिलता। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग रखते हैं संगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय करें? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन तो विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना करना है, तभी लोग एजुकेटेड होंगे, विद्यालय में पढ़ के अस्पताल अच्छा रहेगा, लोग स्वस्थ होंगे, तो अपने आप रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है दो और तीन दो, और ऑप्शन डी एक दो तीन तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के बारे में दिया हुआ है, तो ये हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? मतलब जो पैसा जारी होता है, नोट जो जारी होता है वो किसके द्वारा? ऑप्शन ए भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, ऑप्शन सी देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं, ऑप्शन डी विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना होगा। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। राम और श्याम जो हैं वो दो छोटे छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20-20 हज़ार का कर्ज लिया। ठीक है, राम भी कर्ज लिया 20 हज़ार का और श्याम भी। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया, मतलब उसको प्रत्येक महीना 1.5% का ब्याज देना पड़ता है हर एक महीना। जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% की ब्याज दर से लिया। तो देखिए ब्याज में जो है वो श्याम को कम ब्याज पड़ेगा जबकि राम को अधिक ब्याज पड़ेगा, क्योंकि श्याम जो है एक साल में मात्र में 8% ब्याज भरेगा, जबकि राम जो महीना में खाली 1.5% भरेगा। तो उस तरह से आप समझ जाइए कि 12 महीना में उसको 18% ब्याज भरना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि उपरोक्त कथन पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सत्य है सो बताना है। राम ने सही किया क्योंकि उसे इसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी? नहीं, राम सही नहीं किया। ऑप्शन बी, श्याम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है? नहीं, श्याम का हालत ख़राब नहीं है, उसको राम की अपेक्षा में तो कम ही ब्याज देना पड़ रहा है। ऑप्शन सी, राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ये हो जाएगा राम का हालत ज़्यादा ख़राब है। ऑप्शन डी भी देखते हैं, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राम की हालत अधिक ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था? ठीक है, तो कब लागू किया था? तो अक्टूबर 2005 में, अगस्त 2006 में, जनवरी 2005 में, नवंबर 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब सरकार जो प्रतिबंध लगाती है या अवरोध लगाती है उस चीज़ को हटा देना क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारीकरण। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन कर देना, एक निजी कंपनी को दे देना। वैश्वीकरण मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। उदारीकरण मतलब जो भी अवरोध लगाए गए हैं सरकार द्वारा उन सभी अवरोध को हटा देना ही उदारीकरण कहलाता है। और राष्ट्रवाद तो पता ही होगा कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है उस भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं।
अगला है अनसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। जो अनसर्ट रेनन है वो किस देश के दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, है ना। जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिका या फिर भारतीय वो थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस के थे, फ्रांसीसी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1947। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में ही देना है। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। मतलब यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था, ये आप पहला ही चैप्टर में पढ़े होंगे। हिटलर, नेपोलियन, ज्यूसेपी मैत्सनी, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्यूसेपी मैत्सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन ए जनवरी 1915 में, ऑप्शन बी अगस्त 1921 में, ऑप्शन सी मार्च 1930 में, ऑप्शन डी जनवरी 1950 में। तो जब महात्मा गांधी अफ्रीका अपने वकालत की पढ़ाई के लिए गए थे तो वहाँ से जो वापस लौटे थे उस टाइम जनवरी 1915 में वो लौटे थे। मतलब 26 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट जो हुआ था समझौता, वो भीमराव अम्बेडकर और किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो किसके साथ में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था। और ये कब हुआ था ये भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में तेजी से फैली। जो 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी है वो किस देश में तेजी से फैला। ऑप्शन ए अमेरिका, उसके बाद है ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन फैल और ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में तेजी से फैला था 1890 के दशक में। रिंडरपेस्ट क्या था, पशुओं में एक प्लेग की तरह फैलने वाला बीमारी था जिसमें लाखों की संख्या में पशु मर गए थे। वहाँ के किसानों की जो दशा थी बहुत ख़राब हो गया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। तो मित्र राष्ट्र के पाले में कौन था, तो ऑप्शन ये तुर्की, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो मित्र राष्ट्र के पाले में था ब्रिटेन। और जो एक और राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था और एक और थोड़ा याद मुझे नहीं आ रहा है, मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्र की कैटेगरी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था। ठीक है, याद रखिएगा। गाट जी से जर्मनी, ये से ऑस्ट्रिया, टी से तुर्की, ये सभी जो थे वो धुरी राष्ट्र में थे। जबकि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन शामिल था, आपका अमेरिका ये सब था। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्ज, ऑप्शन डी राफेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्ज ने सन 1764 में बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा 1764 में बनाए थे वो जेम्स हारग्रीव्ज। तो अब हम लोगों का हो जाता है, बाकी आप लोगों का फिर से सब्जेक्टिव शुरू होता है। तो मैंने बोल रखा है कि जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा सीरीज ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट अब करेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।